गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय डुलगज विकास बंसल एकेडमी बठिंडा से और हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी सहकुशल होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम पॉलिटी की शुरुआत करते हैं। हाँ जी, पॉलिटी को पढ़ने से पहले हम उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। और उसके अंदर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जब स्टडी करेंगे तो उसके अंदर हम फर्स्ट पॉइंट द कंपनी रूल को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, और सेकंड क्राउन रूल को स्टडी करेंगे, ठीक है ना। क्यों करेंगे? ये पॉलिटी का चैप्टर नहीं है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये पॉलिटी का चैप्टर नहीं है, ये हिस्ट्री का चैप्टर है। लेकिन पॉलिटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, उसे पढ़ने के लिए हमें हिस्टोरिक पार्ट पढ़ना बहुत जरूरी है, हिस्ट्री का पार्ट पढ़ना, स्टडी करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि पॉलिटी के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम पढ़ते हैं उस समय कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट हैं जो एग्जाम के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है, बड़े ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो एग्जाम के अंदर डेफिनेटली वो आते ही आते हैं, ठीक है। तो उस छोटे छोटे पॉइंट के जो डाउट्स हैं वो हमारे ना रहें, ठीक है, उसको क्लियर करते करते हम पहले हिस्ट्री के कुछ पार्ट है, जो लास्ट पार्ट है वो पढ़ेंगे, फिर हम जो कंपनी रूल है, क्राउन रूल है, उसको स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो कंटेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे फुली कंसंट्रेशन एंड ध्यानपूर्वक कीजिएगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट है द कंपनी रूल। सबसे पहले एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या आएगा कि जो कंपनी रूल है उसका टेन्योर क्या है, उसका कार्यकाल क्या है। तो आप नोट कर लीजिए, हाँ जी स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम द कंपनी रूल को स्टडी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बन सकता है एग्जाम के अंदर कि द कंपनी रूल जो है उसका जो टेन्योर क्या है, उसका कार्यकाल क्या है, ठीक है ना। तो कार्यकाल लिख लीजिए 1773 टू 1858, ठीक है ना। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा कि द कंपनी रूल का जो टेन्योर है वो बताइए। तो आप क्या लिखोगे, क्या जवाब दोगे, क्या आंसर दोगे? तो वो आंसर है 1773 से 1858 तक, 1858 तक कंपनी रूल था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राउन रूल, ठीक है। तो क्राउन रूल का जो टेन्योर है वो है 1858 टू 1947, ठीक है। क्या है? 1858 से 1947, ठीक है। उम्मीद है यहां तक समझ लगा होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कंपनी रूल पढ़ने से पहले हमें कुछ कंपनी के बारे में जानना होगा, कंपनी जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। हाँ जी, सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, हम स्टडी करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की, हाँ जी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ये देख लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे पहले एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये सेट होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाने के लिए कौन सा चार्टर पास किया गया, ठीक है। तो वो चार्टर है रॉयल चार्टर ऑफ 1600, ठीक है ना। कौन सा चार्टर है? रॉयल चार्टर ऑफ 1600। अब यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि रॉयल चार्टर ऑफ 1600 जो है, इसकी जो परमिशन किसने दी, ठीक है ना। तो उस समय जो ब्रिटेन की जो क्वीन थी, जो महारानी थी, वो थी एलिजाबेथ, ठीक है। वो कौन सी थी? एलिजाबेथ फर्स्ट, एलिजाबेथ फर्स्ट, ठीक है ना।
अब आगे आगे बात करते हैं। आपको अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये आ सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये किस तरह की कंपनी थी। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग कंपनी थी, ट्रेड किया करती थी, ट्रेड करने के मकसद से भारत आना चाहती थी, उसके लिए इनको परमिशन दी गई थी। ठीक है ना, किसके द्वारा? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा परमिशन दी गई। ठीक है, कब दी गई परमिशन? 1600 में। ठीक है, किसे दी गई? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक ट्रेडिंग कंपनी थी, जो कि एक ट्रेडिंग कंपनी थी। ठीक है ना, कौन सी कंपनी थी? ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, किस मकसद से या व्यापार करने के लिए तो आई थी ये। ठीक है, किस किस प्रोडक्ट के लिए ये व्यापार करना चाहती थी, किस किस प्रोडक्ट के लिए ये ट्रेड करना चाहती थी। ठीक है, तो सबसे पहले जो ट्रेड करना चाहती थी वो लिख लीजिए। तो फर्स्ट है स्पाइसेस, जिसे मसाले बोल दिया जाते हैं। ठीक है, सेकंड है साल्ट, जिसे क्या बोला जाता है? नमक। ठीक है, और जो थर्ड है वो क्या है? टी। ठीक है, क्या बोलोगे? टी। चाय पत्ती नहीं बोलना, ठीक है ना, टी बोलोगे। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट है सिल्क। नेक्स्ट कौन सा है? सिल्क। सिल्क के बाद इंडिगो। क्या सर आपने सिल्क का तो बताया, इसे रेशम कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, इंडिगो। इंडिगो क्या कहा जाता है? नील। और नेक्स्ट है कॉटन। ठीक है, नेक्स्ट है कॉटन। इन सभी प्रोडक्ट के अंदर ये व्यापार करना चाहती थी, और जिसकी वजह से महारानी एलिजाबेथ ने इन्हें क्या दी थी? परमिशन दी थी। इतनी बात समझ लगी भी सभी को? ठीक है भी, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ट्रेड करने के मोटिव से इंडिया के अंदर आने के लिए उन्हें 31 दिसंबर, ये शायद रह गया। ठीक है, तो अब लिख लीजिए 31 दिसंबर 1600 में इन्हें क्या दिया गया? वो चार्टर पास किया गया। कब? 31 दिसंबर 1600 के अंदर। ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये आता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर पास किया गया 1600 के अंदर, उसके अंदर जो ट्रेडिंग कंपनी थी, टोटल ट्रेडर्स कितने थे? ठीक है ना, टोटल ट्रेडर्स कितने थे? ट्रेडर्स क्या होता है? ट्रेडर्स जो व्यापार करते हैं। ठीक है ना, जो व्यापार करते ट्रेडर्स कहा जाता है, व्यापारियों को ट्रेडर्स कहा जाता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि टोटल जो ट्रेडर्स कितने थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर? टोटल जो ट्रेडर्स थे वो कितने थे? तो हमारा जवाब होगा वो थे 216। ठीक है, और इन 216 में से एक क्या थे? गवर्नर। एक क्या थे? गवर्नर थे, जिसे आज के समय में किसी कंपनी का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का क्या कहा जाता है? सीईओ। ठीक है, क्या कहा जाता है? सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये आज के समय का क्या है? मॉडर्न समय का जो गवर्नर है, ये उस समय में क्या होता था? ये गवर्नर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स। अब इसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसे कहा जाता है निदेशक मंडल, तो वो कितने थे? 24 थे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वो कितने थे? 24 थे। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन ये बनता है 1608। ठीक है, 1608 में 1608 में 1608 में अब क्वेश्चन ये बन जाएगा कि 1608 में सूरत में क्या हुआ था? ठीक है, तो 1608 में सूरत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार अपना जहाज लैंड करती है, और उस जहाज में ईस्ट इंडिया कंपनी को जो साथ लाता है वो है कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, उस जहाज को जो चला के लाता है वो कौन चला के लाता है? कैप्टन हॉकिंस। कौन चला के लाता है? कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, इसके साथ कौन होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी, वो ट्रेडर्स जो इंडिया के अंदर व्यापार करने के मोटिव से आए थे। ठीक है ना। चलो
अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए हम कुछ पॉइंट वहां पर छोड़ आए, कहां पर छोड़ आए, 31 दिसंबर 1600, ठीक है, 31 दिसंबर 1600 में, 31 दिसंबर 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी को स्टैब्लिश किया गया था, इसका स्टैब्लिशमेंट किया गया, उस समय भारत पर किसका राज था, भारत के ऊपर कौन रूल कर रहा था? तो हमारा जवाब है उस समय मुगल राज कर रहे थे, और 1600 के अंदर मुगलों का राजा कौन था? अकबर। ठीक है, मुगलों का राजा कौन था? तो मुगलों का राजा अकबर था, और इसका टेन्योर जो था वो 1556 टू 1604, ठीक है ना, 1604। अब अकबर के बाद इसका जो राजा बनता है, इसका बेटा जहांगीर। कौन बनता है? इसका बेटा जहांगीर। कब बनता है? 1604 में, ठीक है ना। ये क्यों करवा रहा हूं, अभी आपको पता चलेगा कि ये क्यों करवाया जा रहा है, ठीक है। क्यों करवाया जा रहा है? क्योंकि ये जो जहांगीर 1604 में बना था, कब तक बना रहा? 1627 में, ठीक है। क्यों करवाया जा रहा है? क्योंकि 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है इंडिया के अंदर पहली बार, और इंडिया के अंदर पहली बार कहां पर आती है? गुजरात के सूरत के अंदर आती है, ठीक है ना। कहां पर आती है? गुजरात के सूरत में आती है। आगे ऑफ करना। हाँ जी, 1608 में सूरत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, और ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन लेके आता है? कैप्टन हॉकिंस लेके आता है, ठीक है ना। कौन लेके आता है? कैप्टन हॉकिंस, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर अभी 2022 अगस्त सितंबर में एक एग्जाम हुआ है कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का। उसके अंदर क्वेश्चन है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के मोटिव से, ट्रेड करने के मोटिव से इंडिया आती है सूरत के अंदर, तो वहां पर सूरत में व्यापार करने की जो परमिशन देता है वो कौन देता है, ठीक है ना। तो वो व्यापार, उसका जवाब था व्यापार करने की जो परमिशन देता है वो कौन? उस समय का जो मुगलों का राजा जहांगीर, क्योंकि उस समय इंडिया के अंदर जो राज कर रहे थे, रूल कर रहे थे, और वो कौन थे? मुगल, ठीक है। तो वो उनमें से जहांगीर जो उस समय का क्या हुआ करता था? राजा हुआ करता था उस समय, ठीक है। तो राजा ने परमिशन दी। अब यहां से एक क्वेश्चन निकल के सामने ये भी आता है कि परमिशन लेने के लिए कौन जाता है? कहां जाता है? जहांगीर के दरबार में, ठीक है। तो परमिशन लेने के लिए आप नोट कर लीजिए, थॉमस रो, ठीक है। कौन जाता है? थॉमस रो, ठीक है ना। अब क्वेश्चन यहां से ये भी बन सकता है, थॉमस रो जो है जहांगीर के दरबार में कितने समय तक रहे, कितने वर्षों तक, कितने सालों तक? तो ये रहते हैं 3 वर्षों तक, 3 सालों तक जहांगीर के दरबार में रहते हैं। कौन? थॉमस रो, जो व्यापार करने के लिए जहांगीर से परमिशन लेने के लिए जाता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है सभी को समझ लग रहा होगा, ठीक है ना। अब ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखिए पॉइंट है 1611, मतलब 1611 के अंदर फर्स्ट टेम्परेरी फैक्ट्री बनाई गई, किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। कहां पर बनाई गई? मसूलीपट्टनम में, ठीक है ना। कहां पर बनाई गई? मसूलीपट्टनम। अब मसूलीपट्टनम कहां पर? आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। और मसूलीपट्टनम को मसीलीपट्टनम के नेम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। मछलीपट्टनम के नेम से भी जाना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन ये आएगा, आप टेम्परेरी मत बताइए, आप परमानेंट बताइए, ठीक है। तो परमानेंट जो फैक्ट्री बनाई गई, अब वो बनाई गई सूरत के अंदर, ठीक है। कहां पर बनाई गई? अब वो बनाई गई स्टूडेंट्स सूरत के अंदर, ठीक है। गुजरात के अंदर जो सूरत है वहां पर क्या बनाई गई? परमानेंट फैक्ट्री। अब फैक्ट्री ये नहीं है वहां पर कारखाने लगाए हुए हैं, कुछ और मशीन्स वगैरह लगाई हुई हैं, ठीक है ना। फैक्ट्री किसे कहा गया उस समय? उस समय जो फैक्ट्री कहा गया, आज के समय में हम उससे गोडाउन कहते हैं, ठीक है ना। गोडाउन किसके लिए यूज करते हैं हम? गुड्स है, कोई और ट्रेड करने वाली जो
प्रोडक्ट है उसको स्टोर करने की जगह को क्या कहते हैं, गोडाउन कहते हैं, ठीक है ना। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यहां पर फैक्ट्री मतलब गोडाउन की क्या जरूरत पड़ गई। आप एक बात सोचिए, जैसे वो व्यापार करने के लिए यहां पर आए, तो यहां पर व्यापार किया, ठीक है, व्यापार किया और यहां से प्रोडक्ट खरीदे, ठीक है। पहले मैं आपको यह बता देता हूं, यहां से प्रोडक्ट खरीदने के बाद कम कीमत पर प्रोडक्ट खरीदने के बाद वहां पर लगभग 60 गुना मुनाफा कमाते थे, 60 गुना प्रॉफिट कमाते थे, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं गोडाउन की। यहां पर गुड्स या जिससे जो भी व्यापार करते थे, किसके अंदर व्यापार करते थे, स्पाइसेस, साल्ट, कॉटन, सिल्क, इसके प्रोडक्ट खरीद कर रख लेते थे उन गोडाउन के अंदर। गोडाउन के अंदर रखने की वजह क्या है, ठीक है। अब वजह ये है कि ब्रिटेन से, ये तो है नहीं ब्रिटेन से 1-2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद रोजाना उनका समुद्री जहाज आ रहा है, ठीक है ना। तो वहां पर रोजाना या 1 हफ्ते बाद समुद्री जहाज नहीं आता, और यहां पर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4, 5, 6 महीने बाद कोई एक समुद्री जहाज आता, और जब वो समुद्री जहाज आता वहां पर स्टोर किया हुआ प्रोडक्ट उस समुद्री जहाज के अंदर रखते, उसके बाद वो अपने ब्रिटेन के अंदर 60 गुना कमाई के साथ वो बेचते, ठीक है ना। उम्मीद है ये चीज समझ लगी होगी, ठीक है भी। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं 1612, जो बैटल ऑफ स्वाली, ठीक है। क्या स्वाली क्या है, ठीक है, स्वाली, स्वाली ये नहीं, ये मत सोचना भी स्वालीन का ये शॉर्ट नेम है, ठीक है ना। जो गले की या खांसी की को आराम राहत दिलाने के लिए जो स्वालीन खाते हैं, ठीक है ना, क्या विक्स की गोली लो खिचखिच दूर करो, वो नहीं, ठीक है ना, वो स्वाली नहीं है। ये क्या है, स्वाली है, ठीक है। स्वाली क्या, ये कहां पर, ये सूरत के नजदीक पड़ता है, ठीक है ना। ये कहां पर है, सूरत के नजदीक है, ठीक है ना, कहां पर है, सूरत के नजदीक। अब ये क्या बैटल ऑफ स्वाली क्या है, बैटल ऑफ स्वाली किसके बीच में होती है, बैटल ऑफ स्वाली ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगीज के बीच में होती है। किसके बीच में होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगीज के बीच में होती है। तो आप ये भी सोच रहे होंगे सर फटाफट से जल्द ये बताइए कि जीता कौन था, ठीक है ना। तो ये जीता कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये बैटल ऑफ स्वाली जो है 1612 में हुई थी, ये जीत गई थी। कौन जीता था, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना। कौन जीता, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अब आगे बैटल ऑफ स्वाली, ये ज्यादा बड़ी एक वॉर नहीं थी, ठीक है ना, ज्यादा बड़ा युद्ध नहीं था। ये 4-5 जहाजों के बीच में, समुद्री जहाजों के बीच में एक युद्ध था। समुद्री जहाज के बीच में जो युद्ध होता है उसे क्या कहते हैं, नेवल वार, मतलब नेवी का युद्ध, समुद्री जहाज जो नेवी सेना है उनके बीच में युद्ध, ठीक है। जीता कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी। किसी ट्रेड को लेके, किसी प्रोडक्ट के व्यापार को लेके यहां पर युद्ध छिड़ा, ठीक है। और यहां पर पुर्तगीज की जो नेवी थी, पुर्तगीज की नेवी मतलब यूरोप की नेवी, इसकी नेवी यूरोप की नेवी, और यूरोप की नेवी उस समय की बहुत स्ट्रॉन्ग नेवी हुआ करती थी, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर दिया, हरा दिया, ठीक है। यहां से कौन व्यापार करता था, फ्रांसीस करते थे, डच करते थे, पुर्तगीज करते थे, ठीक है ना। जो यूरोप से आए हुए थे यहां पर व्यापार करने के मोटिव से, व्यापार करने के मकसद से, ठीक है। हाँ जी, तो ये कौन सा वॉर था, क्वेश्चन आ सकता है कि बैटल ऑफ स्वाली जो 1612 में हुआ, अब वो कौन सा वॉर था, नेवल वॉर था, ठीक है ना। और इंडियन नेवी की जो शुरुआत होती है वो भी कहां से होती है, यहीं से ही, आज का जो मॉडर्न नेवी है यहीं से ही इसकी शुरुआत होती है, ठीक है ना। उम्मीद है ये सारा का सारा आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अब ये क्या है, ट्रेडिंग पोस्ट। क्या ये ट्रेडिंग पोस्ट क्या होती है जी, ट्रेडिंग पोस्ट वो जगह होती है, वो ऑफिस होता है जहां पर ट्रेड करने के लिए जो भी प्रोडक्ट खरीदा या बेचा जाए, उसे उस प्रोडक्ट पर डील की जाए, ऐसी जगह को, ऐसे ऑफिस को क्या कहा जाता है, ट्रेडिंग
पोस्ट कहा जाता है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आएगा और डेफिनेटली आएगा। सबसे पहले जो ट्रेडिंग पोस्ट बनाई गई ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वो कौन सी थी, कहां पर बनाई गई, 1619 में, कहां पर, सूरत के अंदर। ठीक है, कहां पर, सूरत के अंदर। ठीक है, सेकंड जो बनाई गई, सेकंड कौन सी थी, तो सेकंड थी 1639, कहां पर, मद्रास के अंदर। और थर्ड कौन सी बनी, 1668 इन बॉम्बे, बॉम्बे के अंदर। और फोर्थ जो बनती है अब वो कलकत्ता के अंदर बनती है। और कब बनती है, 1690 में, 1690 में बनती है। टोटल कितनी ट्रेडिंग पोस्ट बनाई गई, 4, टोटल 4 ट्रेडिंग पोस्ट बनाई गई। ठीक है, आगे उम्मीद है यहां तक सभी को समझ लगा होगा। ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं 1670, एक्सटेंड द पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई, 1600 में आई। कब, 1600 में इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई। और इंडिया कब आती है, 1608, कहां पर आती है, इंडिया के सूरत के अंदर। ठीक है, कहां पर आती है, इंडिया के सूरत के अंदर। हाँ जी। अब लगभग 70 वर्ष बाद, ठीक है, लगभग 70 वर्ष बाद अब ईस्ट इंडिया की जो पावर्स है वो बढ़ा दी जाती है। अब क्या पावर्स बढ़ा दी जाती है, आप ये देखिए, 1608 से पहले ट्रेड करने के लिए जो भी परमिशन लेनी पड़ती थी, वो परमिशन जो लेनी पड़ती थी किससे, ब्रिटेन से वो परमिशन लेनी पड़ती थी। ठीक है ना। अब इनको 70 वर्ष बाद ये परमिशन दे दी कि आपको व्यापार करने के लिए कोई भी नया रूल बनाना है, या व्यापार करने के माध्यम से किसी टेरिटरी के अंदर, मतलब किसी जगह के अंदर, किसी शहर या किसी प्रांत के अंदर ट्रेड करने के लिए किसी जगह की भी जरूरत पड़ती है ना, तो हमसे बिना परमिशन लिए आप उसके लिए जगह भी खरीद सकते हो। यह परमिशन दे दी थी 1670 में। इसने, ब्रिटेन ने, किसे, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ जी, नेक्स्ट है इसी के दौरान। ठीक है, आप ये सोचोगे तो हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है ना। अब ये बीच में आ चुका है 1757, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। पार्ट तो ये हिस्ट्री का, आप तो पॉलिटी करवा रहे थे। ये छोटी छोटी चीजें आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बड़ा ही काम देंगी। ये पार्ट काम नहीं देगा। सोचो पॉलिटी के अंदर क्या बैटल ऑफ प्लासी आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। हम खुद बोल रहे हैं बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन इससे पहले और इसके बाद वाली जो चीज हमने की, वो पॉलिटी के अंदर छोटे छोटे डाउट जो होते हैं स्टूडेंट्स के ऑफलाइन क्लासेस में, हमारा ये प्रयास है कि ऑफलाइन क्लास में जो डाउट तो बिल्कुल ना आए, और ऑनलाइन क्लास के अंदर भी स्टूडेंट्स को किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट बात करते हैं 1757 बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी। अब ये बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल का नवाब, नवाब ऑफ बंगाल, नाम है सिराज उद्दौला। क्या नाम है, बंगाल का ये नवाब सिराजुद्दौला। और यहां पर कौन जीतता है, यहां पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल को हरा देती है। बंगाल का जो नवाब है उसे हरा देती है। कौन हराता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के उस समय के जो रूलर थे, नाम था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है ना। रॉबर्ट क्लाइव किस वजह से हराता है, ये चिटिंग करता है, ये धोखा करता है, किससे, सिराजुद्दौला से। ठीक है, कैसे धोखा करता है, सिराजुद्दौला की जो मिलिट्री, सिराजुद्दौला की जो मिलिट्री का जो चीफ होता है, कमांडर इन चीफ, कमांडर इन
चीफ जो होता है उसको सिराजुद्दौला एक रिश्वत देता है। रिश्वत क्या देता है कि आप इस युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ ना आइए, ठीक है, सिराजुद्दौला के साथ ना आइए बैटलफील्ड के अंदर, और मैं आपको बंगाल का क्या बना दूंगा, नवाब बना दूंगा। ठीक है, तो कमांडर इन चीफ उसकी बातों में आ गया। अब आप बोल रहे होंगे सर नाम तो बता दीजिए कमांडर इन चीफ का। ठीक है, तो नाम लिखिए, नाम है मीर जाफर। मीर जाफर जो नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल का क्या था, नवाब था। क्या था ये, बंगाल का नवाब था। ठीक है, तो ये बैटलफील्ड के अंदर कमांडर इन चीफ नहीं आते, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला क्या हो जाता है, हार जाता है। और कमांडर इन चीफ मीर जाफर से जो प्रॉमिस रॉबर्ट क्लाइव ने किया था वो पूरा भी किया, और 1757 में नवाब ऑफ बंगाल बनाया गया। ठीक है, बंगाल नवाब ऑफ बंगाल बना दिया गया। कब बनाया गया, 1757। और इसके बाद इसके सन इन लॉ को क्या बना दिया गया, नवाब ऑफ बंगाल। नवाब ऑफ बंगाल, एक तीर दो निशाने। आप भी बना, अपने सन इन लॉ को भी बनाया। और ये सन इन लॉ कब बनता है, ये बनता है 1760 में। ठीक है, और क्या उसका नाम तो बता दीजिए। ठीक है, नाम है मीर कासिम। नाम है उसका मीर कासिम। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट बैटल की बात करते हैं जो कि 1764 में हुआ। बैटल हुई, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है ना। अब सबसे पहले एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये आएगा कि 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर किस किस के बीच में हुई। ठीक है, तो बैटल ऑफ बक्सर सबसे पहले ईस्ट इंडिया की कंपनी से की तरफ से हेक्टर मुनरो और 1760 में कौन बना था, तो 1760 में बना था मीर कासिम। ठीक है, अब इसकी स्थिति और मजबूत होती गई। ठीक है ना, जिसकी स्थिति और मजबूत होती गई, और अब ये 1764 में हेक्टर मुनरो के साथ क्या कर रहा है, बैटल क्या कर रहा है, वॉर कर रहा है, युद्ध कर रहा है, बैटल ऑफ बक्सर। तो ये किसके बीच में हुआ, मीर कासिम के बीच में हुआ। ठीक है ना, किसके बीच में हुआ, मीर कासिम। और मीर कासिम के साथ जो इसका साथ दे रहा था वो था शाह आलम। ठीक है, क्या नाम है, शाह आलम, दिल का आलम नहीं, शाह आलम। ठीक है, क्या बोलोगे, शाह आलम। ठीक है, आगे अब ये जीता कौन, तो ये भी भाई हेक्टर मुनरो जीते। ठीक है, कौन जीते, हेक्टर मुनरो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट अब यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति और मजबूत होती नजर आ रही है। अब इनकी जो मंशा है, इनका जो प्लान है अब वो चेंज होता नजर आ रहा है। इससे पहले ये ट्रेड करने के मकसद से इंडिया आए, अब इनके अंदर इन्होंने इंडिया के अंदर अपनी स्थिति व्यापार कर करके और मजबूत कर ली। ठीक है ना, तो और मजबूत करने के बाद अब ये इंडिया के अंदर सरकार बनाने की मंशा से आगे रेगुलेटिंग एक्ट चलाते हैं। ठीक है ना, तो आगे बात करते हैं। तो अब ये कौन सा रूल आ चुका है, मैंने आपको पहले बोला था कि ये कंपनी रूल। ठीक है, कौन सा रूल आ चुका है, द कंपनी रूल, जिसका जो टेन्योर है वो कितना था, 1773 टू 1858। ठीक है, द कंपनी रूल, और टेन्योर क्या है, 1773 1858 तक इनका टेन्योर रहा। ठीक है,
इसके अंदर कौन कौन से एक्ट बनते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है, द एक्ट एलिवेटेड गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है। उस समय बंगाल के अंदर एक पदवी हुआ करती थी जो वहां का बंगाल का राजा कहलाता था, ठीक है। तो वो पदवी का नाम, उस पोस्ट का क्या नाम था, वो था गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है। तो गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, वारेन हास्टिंग, ठीक है। कौन था, वारेन हास्टिंग। अब इसकी स्थिति, इसकी जो पावर है और मजबूत कर दी जाती है, इसको और पावर्स दे दी जाती है। अब इसको गवर्नर ऑफ बंगाल से और पावरफुल करते हुए इसको क्या बना देते हैं, गवर्नर, इसको क्या बना देते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। क्या बना देते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इससे पहले क्या होता था, 3 प्रेसिडेंसी थी इंडिया के अंदर, ठीक है। कौन कौन सी, मद्रास, बॉम्बे एंड बंगाल, ठीक है। और इसके अंदर अलग अलग जो रूलर थे यहां पर राज किया करते थे, ठीक है। अब मद्रास और बॉम्बे को, बॉम्बे के अंदर पहले मद्रास और बॉम्बे को कोई भी नया रूल बनाना होता था, कुछ भी करना होता था, यहां का जो राजा, जहां इनका जो नवाब होता था, वो किसी से परमिशन नहीं लेते थे, किसी के अंडर वर्क नहीं करते थे, ठीक है। लेकिन इस एक्ट में क्या पास किया गया कि मद्रास और जो बॉम्बे है, अब ये किसके अंडर काम करेंगे, बंगाल के अंडर काम करेंगे। इसका बंगाल का कंट्रोल होगा इस पे मद्रास और बॉम्बे, ठीक है। कंट्रोल कौन करेगा, बंगाल का, कौन करेगा, बंगाल का, हाँ जी, बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है। और उस समय कौन, फर्स्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना, तो वो है वारेन हास्टिंग, ठीक है। कौन है, वारेन हास्टिंग्स। अब नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, देखिए सेकंड पॉइंट है मॉडर्न लीगल सिस्टम सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता इन 1774। यहां पर एक प्रावधान पारित होता है कि मॉडर्न जो लीगल सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता कब स्टैब्लिश किया जाएगा, इन 1774 में, ठीक है ना। हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए इसके अंदर जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंदर पॉइंट्स बहुत हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वही करवाने की पूरी कोशिश है, ठीक है। आगे, हाँ जी, नेक्स्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1793, ठीक है। इसके अंदर क्या बताया जा रहा है, इट continued the company's trade monopoly in India for another 20 years, ठीक है। इसके अंदर क्या बताया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली है वो और बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है, कितने वर्षों तक, 20 वर्षों तक, 20 इयर्स, ठीक है ना। कब मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोली होता है, हिंदी में लिख लीजिए एकाधिकार। क्या एकाधिकार और अधिकार में क्या अंतर है, अधिकार तो आपको सभी को पता होगा क्या होता है, एकाधिकार क्या होता है, जब किसी चीज पे हम ट्रेड कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट है उसकी जो डीलिंग है, जो खरीदना और बेचना, वो सिर्फ वही कंपनी कर पाएगी, उस कंपनी के पास वो क्या है, मोनोपोली है। और वो मोनोपोली क्या कहते हैं, एकाधिकार। एकाधिकार किसी एक सिंगल, किसी एक वस्तु को खरीदना या बेचना, वो क्या है, उसका एकाधिकार है, उसका मोनोपोली है। और मैं आपको ये बता देता हूं, एलिजाबेथ ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली की जो शुरुआत की वो 1600 में ही कर दी थी, लेकिन 1600 में कर तो दी थी, लेकिन कितने समय के लिए, 15 वर्षों के लिए। मोनोपोली जो है, एकाधिकार है 15 वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए की, लेकिन 15 वर्ष अभी कंप्लीट नहीं होते हैं। 1609 में ये इनका जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, अनलिमिटेड कर दिया जाता है, जैसे आज जियो ने किया हुआ है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है
द गवर्नर जनरल वाज गिवन मोर पावर्स। अब गवर्नर जनरल को और पावर दे दी जाती है, ठीक है ना। अब यहां पर और पावर देने का मतलब पहले ट्रेड के लिए ही पावर दी गई थी, लेकिन अब जो पावर दी गई है वो लीगल पावर भी दे दी गई है, एडमिनिस्ट्रेशन पावर भी दे दी गई है। मैंने पहले बताया है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटेन वालों की जो मंशा है, जो उनका माइंड का जो प्लान है, अब वो अब चेंज हो चुका है। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर अपनी स्थिति और बेहतरीन मजबूत कर चुकी है, ठीक है ना, और बेहतरीन मजबूत कर चुकी है। अब यहां पर ये कंपनी नहीं एज ए गवर्नमेंट काम करना चाहती है, भारत को गुलाम बनाना चाहती है, इस एरिया को गुलाम बनाना चाहती है, ठीक है। आगे नेक्स्ट, दिस एक्ट कंटिन्यूड द कंपनीज रूल ओवर द ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया। जहां कहीं भी इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल कर रही है और वहां पर वो करती रहेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट, द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मेंबर्स ऑफ बोर्ड कंट्रोल वाज स्टार्टेड पेइंग फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू, ठीक है। यहां पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उनकी जो सैलरीज है, अलाउंसेस जो हैं, वो कहां से आते थे? ब्रिटेन से आते थे, ठीक है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, जिसके अंदर वो 24 डायरेक्टर थे, ठीक है। तो इनकी जो सैलरीज आती थी कहां से आती थी? ब्रिटेन से आती थी, ठीक है। लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के अंदर क्या प्रावधान पास किया गया कि अब वहां की सैलरी ब्रिटेन से नहीं आएगी, अब इनकी सैलरी जो आएगी किससे आएगी? इंडियन रेवेन्यू से आएगी, ठीक है ना। उम्मीद है ये पॉइंट समझ लगा होगा। नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इसके अंदर क्या है? ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एबोलिश्ड, ठीक है। क्या कहा जा रहा है? अब यहां पर ट्रेड पूरी मंशा क्लियर हो चुकी है, यहां पर अब ट्रेड खत्म करने की प्लानिंग की जा रही है और एडमिनिस्ट्रेटिव पर अपना कंट्रोल और मजबूत करना चाह रही है। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अब यहां पर सिर्फ 2 अधिकार बाकी रह गए, बाकी के सारे अबोलिस्ट कर दिए गए, खत्म कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। कौन से अधिकार रह गए? अब सिर्फ और सिर्फ ये किसके अंदर ट्रेड कर सकती हैं? टी में ट्रेड कर सकती है। और कहां पर ट्रेड कर सकती हैं? चाइना के साथ ट्रेड कर सकती हैं। अब यही इनके 2 अधिकार बाकी रह गए, ठीक है। कितने अधिकार बाकी रह गए? 2, ठीक है। बाकी के सारे अबोलिश कर दिए गए, खत्म कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। नेक्स्ट, क्रिश्चियन मिशनरीज अराइव्ड इंडिया टू सेपरेट क्रिश्चियनिटी। अब इसका ये मतलब है, अब इस समय में क्या, इस समय में कुछ ईसाई धर्म के जो लोग आए, ईसाई धर्म के वो लोग आए जो प्रचार करते हैं, ठीक है। और यहां पर वे लोग पहुंचते हैं जो भारतीयों को इंडिया से अलग करके, इंडिया के धर्मों से अलग करके धर्म परिवर्तन करवाना चाहते हैं। उनके लिए ये एक्ट पास होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या पास होता है? कि उनकी रोकथाम के लिए एक्ट पास होता है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। फर्स्ट पॉइंट देखिए आप, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज सेंट्रलाइज, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज सेंट्रलाइज, मतलब सेंट्रलाइज का मतलब केंद्रीकरण करना, केंद्रीकरण, ठीक है। केंद्रीकरण किस पे? एडमिनिस्ट्रेशन पे, प्रशासन पर पूरा केंद्र करना, ठीक है। सेकंड पॉइंट, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, नाउ ही बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इससे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ, इससे रीनेम क्या किया गया इस पोस्ट को? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं? 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बनाया जा रहा है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और इंडिया का जो फर्स्ट गवर्नर जो ऑफ इंडिया है, अब वो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट, ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी वाज एबोलिश्ड। अब सारा का सारा ट्रेड
खत्म हो चुका है। अब वो क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल करेंगे। पूरा का पूरा जो ध्यान होगा अब भारत के अंदर प्रशासन पे, वहां के कानून पे ध्यान होगा। ठीक है ना। हाँ जी। नेक्स्ट बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चार्टर एक्ट ऑफ 1853, फर्स्ट पॉइंट देखिए इसका, दिस एक्ट वाज द लास्ट चार्टर एक्ट पास फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का लास्ट चार्टर था। टोटल कितने चार्टर हुए हैं? टोटल 5 चार्टर हुए। ये एग्जाम के अंदर डेफिनेटली आएगा, कितने चार्टर हुए? 5 हुए। ठीक है ना। हाँ जी। इसके बाद आप सेकंड देखिए, इसके बाद आप सेकंड देखिए, सेकंड है द नंबर ऑफ बोर्ड डायरेक्टर वाज रिड्यूस फ्रॉम 24 टू 18 एंड देन 6। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, मैंने आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करवाया, टोटल कितने थे? 24 थे। ठीक है, अब यहां पर उस बोर्ड के जो मेंबर हैं, पहले तो उन्होंने रिड्यूस करने के बाद 18 किए, उसके बाद 18 के बाद कितने कर दिए गए? 6 कर दिए गए, 6 कर दिए गए। ठीक है ना। उम्मीद है सभी को समझ आ रहा होगा। हाँ जी, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है सभी को ये क्लास बढ़िया लगी होगी, और इसके अंदर जो कंटेंट करवाया गया है, इस कंटेंट को सारे पॉजिटिव वे के साथ लोगे। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, कोई भी एग्जाम हो, इस वीडियो को जरूर देख के जाएं। ठीक है ना। और पॉजिटिव तरीके से, पॉजिटिव नजरिए से इस वीडियो को देखें। एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, और आप अपनी तैयारी भी एक पॉजिटिव वे के साथ कीजिए। ठीक है ना। कभी भी रिजल्ट को लेके देरी हो सकती है, लेकिन ये नहीं है भी रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है ना, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। ठीक है ना। हताश और निराश नहीं होना। तो उम्मीद है सभी को क्लास ठीक लगी होगी। ठीक है भाई, धन्यवाद।